अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जी एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम जी। बेटा आज की क्लास के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के 9th ऑफ जुलाई के तमाम पेपर्स को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मुझे सॉरी करना था आप तमाम लोगों से, क्योंकि बेटा मैं काफी लेट ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, मुझे इसका बहुत अच्छे से आइडिया है। क्योंकि बेटा एनईटी का रिजल्ट आने वाला था, मैं जरा उसकी कंपाइलेशन में लगा हुआ था, क्योंकि बेटा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है पूरा साल। जब आप मेहनत करते हो तो ऑब्वियसली आखिर का जो दिन होता है ना, उस दिन आपके लिए सारी एफर्ट्स आपकी काम आ रही होती हैं। सिमिलरली आईबीए के बच्चों का रिजल्ट था 8 बजे, मैं उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था। सो आई एम रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर ये चीज जहन में रखिएगा, जो मैंने आपको मैराथन की वीडियोस करवाई हुई हैं 2023 के, 2022 के, 2024 के, जो मैंने आपको क्वेश्चंस का फास्ट के ऑथेंटिक पेपर्स का सॉल्यूशन करवाया हुआ है, बेटा लाजमी तौर पे उन मैराथन वीडियोस को कवर करें। उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली अगर आप पढ़ के जाएंगे तो अगर वैल्यू भी चेंज करी हुई है तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। आज की तारीख में भी बेतहाशा बच्चों ने बताया कि भाई उस मैराथन वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आप उनके पेपर्स के अंदर आए थे, तो भाई आपके पेपर में भी आ सकते हैं। याद रखिएगा फास्ट के सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चंस हैं बेटा, मैं हजारों के हजारों क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली कोई भी सॉल्व नहीं करवा पाएगा, बट मैं मैक्सिमम जितने आपको सॉल्व करवा सकता हूं, आई एम रियली ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको मैक्सिमम उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। भाई मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, तब उसकी वजह से मैं नहीं वीडियो जल्दी बना सका था, बट खैर जितने भी मेरे पास आज की तारीख में पेपर्स आए हैं मैं सारे के सारे आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। आपसे एटलीस्ट क्वेश्चन वो शेयर कर दूंगा कि फास्ट के अंदर क्या क्वेश्चन आए थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द फास्ट के तमाम कैंपसेस में टेस्ट दे रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द लार्जेस्ट नेटवर्क इन पाकिस्तान ईकट साइट के ऊपर। तो भाई कोई बच्चा पेशावर कैंपस में दे रहा होगा, कोई कराची के अंदर, कोई इस्लामाबाद के अंदर, कोई आपके पास फैसलाबाद के अंदर, कोई लाहौर के अंदर, तो बहुत मिक्स रुझान होता है, तभी बच्चों का बड़ा फायदा भी होता है। भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो मेरे पास सवाल आया, इसके अंदर ये समीर वंकवानी मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बताया कि सर हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन था ऑड वन आउट का। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि भैया रेड ब्लू टेबल ग्रीन और येलो के अंदर से ऑड वन आउट का कौन सा है। जाहिर सी बात है बेटा, इनमें से ऑड वन आउट क्या चीज है, टेबल जो है ये ऑड वन आउट है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी कलर्स हैं और एक टेबल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था एसेंट्रिसिटी के, डायरेक्ट सारे 7 से 8 क्वेश्चन थे एसेंट्रिसिटी के। देखो ये वाली बात मैंने आप लोगों को बहुत दफा बताई है कि बेटा आपके पास कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर कुछ नहीं पता होता, एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एक चैप्टर से कम क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एक चैप्टर से 8-8 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब जो बच्चा कॉनिक छोड़ के गया होगा उसके पेपर में एसेंट्रिसिटी के अगर 7 क्वेश्चंस आ गए तो वो तो बेचारा उधर ही इंतकाले पुरमलाल कर जाएगा। और एक बच्चा जिसको एसेंट्रिसिटी की शॉर्टकट्स मैंने चुट्टी बजा के सिखाई हुई है, मैंने आप लोगों को एसेंट्रिसिटी की एक शॉर्टकट सिखाई थी बेटा, इफ यू रिमेंबर, कि भाई कभी भी अगर इलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालनी है तो शॉर्टकट क्या है, ई इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। और कभी भी अगर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालनी है तो बेटा उसकी शॉर्टकट क्या है, ई इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर आपके पास कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास इलिप्स का क्वेश्चन आ रहा हो तो इलिप्स के क्वेश्चन में ए स्क्वायर या बी स्क्वायर की पहचान क्या होती है, इसको भी समझ लो, बता देता हूं। एक क्वेश्चन मुझे याद है अभी जो फास्ट के आज पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, आगे चल के वो क्वेश्चन आ भी रहा होगा। वो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन था एसेंट्रिसिटी फाइंड करने को दी हुई थी, ये फास्ट के पेपर में आया था आज की तारीख में। अब देखो विद इन सेकंड्स के ऊपर, मेरे बच्चे के लिए मसला नहीं है, याद रखिएगा एक शॉर्टकट है। इलिप्स की इक्वेशन के अंदर आपको पता है एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। असल मसला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को पहचानने का। बेटा जो बड़ा वाली वैल्यू है ना, जो बड़ी वैल्यू है उस वो ए स्क्वायर होती है, जो बड़ी वैल्यू है वो ए स्क्वायर है, जो छोटी वैल्यू है वो बी स्क्वायर है। यानी कि इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है। या फिर आपको कभी भी अगर इलिप्स की इक्वेशन से ये चेक करना हो कि भैया इसका आपके पास मेजर एक्सेस कहां पर आ रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जिस इक्वेशन के नीचे आपके पास बड़ी वैल्यू होती है उसका मेजर एक्सेस होता है। तो देखो 16 जो है ना वाई स्क्वायर के नीचे आ रहा है, इसका मतलब मेजर एक्सेस किसका होगा, वाई का होगा। ये बहुत बेसिक बातें होती है जो आपको मालूम होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं आपके सामने आज ही की तारीख के अंदर एक क्वेश्चन आया था वो शेयर करूं, ये क्वेश्चन आया था एक बच्चे का, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय 25 माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 1। इसमें भी एसेंट्रिसिटी पूछी हुई थी। एसेंट्रिसिटी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं फास्ट के अंदर। तो भाई आपको हाइपरबोला की इक्वेशन की पहचान ही क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक क्वांटिटी नेगेटिव के अंदर होगी। दूसरे नंबर के ऊपर हमेशा याद रखिएगा कि भाई हाइपरबोला की तो भाई मतलब बल्ले बल्ले है ना, हाइपरबोला के अंदर की हर बच्चे को पता है इसके अंदर मेजर एक्सिस क्या होता है, या इसके अंदर आपके पास आपका कॉन्जुगेट एक्सिस या ट्रांसफर एक्सिस कैसे पता लगता है, कि भाई देखो जो आपकी वैल्यू पॉजिटिव में है ना वो ट्रांसफर एक्सिस है, जो वैल्यू नेगेटिव के अंदर है वो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है। ये बेसिक बातें हैं। और जो पॉजिटिव वाला है उसके नीचे जो नंबर होगा
होगा वो ए स्क्वायर होगा, जो नेगेटिव वाला है उसके नीचे जो नंबर होगा वो जाहिर सी बात है किसका होगा, आपके पास बी स्क्वायर का होगा। तो भाई लेट सपोज अगर मुझे एसेंट्रिसिटी निकालनी है, चुटकी बजा के सॉल्व होगा काम यार, कैसे कि भाई देखो सिंपल तरीके से, लेट सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है तो भाई मुझे पता है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, बी स्क्वायर की वैल्यू है 4 और नीचे डिवीजन में आ जाएगा ए स्क्वायर 16। 16 में से बेटा अगर मैं 4 को माइनस करूंगा 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 16 में से 4 जाएगा 12 और नीचे 16 का 16 एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप इसको करवाओगे तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 12 और रूट 16 बराबर होता है 4 के। हो सकता है पेपर में आपको ये आंसर ही ना गिवन हो, बच्चा परेशान हो जाएगा सर पेपर में तो ऑप्शन ही नहीं गिवन। अरे भाई इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो ना, रूट 12 क्या होता है भाई, रूट 12 बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 के, नीचे 4 का 4 एज इट इज, तो रूट 4 किसके बराबर होता है 2 के, तो क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये एसेंट्रिसिटी आ गई इस पर्टिकुलर एलिप्स की। वाइल अगर हाइपरबोला में कभी भी एसेंट्रिसिटी निकालनी हो, इसकी शॉर्टकट भी मैंने आपको सिखाई हुई है। क्या शॉर्टकट होती है बेटा, अगेन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा, सही है ना। तो बेटा देखो जो भी आपके पास वैल्यू पॉजिटिव के अंदर है ना हाइपरबोला में, वो आपका मेजर एक्सिस है, वो आपका ट्रांसफर एक्सिस है। तो इस केस के अंदर देखो मेरा एक्स पॉजिटिव था तो उसके नीचे ए स्क्वायर आ रहा है, तो ये बन जाएगा 25 प्लस का 36 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, सिंपल तरीके से हमारे पास ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। तो 25 में अगर आप 36 का इजाफा करोगे तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा हमारे पास, हम सबको पता है भाई 25 में 36 का इजाफा करेंगे 25 प्लस 25 50 बन गया, और आगे 16 है 61 बन जाएगा। नॉर्मल सी बात है ना, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। नीचे डिवीजन में अंडर रूट 25 बराबर होता है किसके, रूट 25 बराबर होता है हमारे पास 5 के, और रूट 61 एक प्राइम नंबर है तो जाहिर सी बात है इसका कोई परफेक्ट रूट तो नहीं होता रूट 61 का, हाँ कोई परफेक्ट रूट नहीं होता, इसका मतलब इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते ना किसी टेबल में आता है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये मेरा पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एसेंट्रिसिटी का, बच्चों वाली चीज है। अच्छा भाई आगे बच्चा बताता है कि सर मैट्रिसेस के क्वेश्चंस थे, वेक्टर्स वेक्टर्स के क्वेश्चंस थे, मैंने आपको दोनों चीजें करवाई हुई हैं। इनफैक्ट मैंने मैराथन के अंदर आपको 3x3 के मैट्रिक्स की एक शॉर्टकट भी सिखाई थी, याद है कि नहीं याद मेरे शागिर्दों। और वेक्टर्स के क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में भी करे थे डे 1 की वीडियो में। ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन से पीरियड वाले क्वेश्चन, भाई मैंने कितनी दफा बताया था पीरियड वाले क्वेश्चन करके जाओ, ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया था। एग्जामिनर कहता है साइन 4x का पीरियड क्या होगा। देखो पीरियड निकालते कैसे आपको मालूम होना चाहिए। देखो साइन का जो ओरिजिनल पीरियड है ना, एक दफा उसको लिखो, साइन का ओरिजिनल पीरियड होता है 2 पाई के बराबर। अब जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है ना, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भैया मुझे एक निकालना है पीरियड cos 7 एक्स डिवाइडेड बाय 3 का, लेट सपोज इसका पीरियड निकालना है। देखो cos का भी पीरियड क्या होता है बेटा 2 पाई के बराबर होता है, क्लियर है। देखो जो भी टर्म यहाँ पे एंगल से डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो पीरियड क्या होगा 3 2 12, 12 डिवाइड बाय 7 पाई के बराबर। ज्यादा पीरियड के क्वेश्चन से अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ एसेंट्रिसिटी के ऊपर, देखो ना मैंने आपको क्या बताया था, सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है एसेंट्रिसिटी के ऊपर आया हुआ, खाली एलिप्स के ऊपर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको हाइपरबोला पे करवाया, देखो बेटा बच्चे ने बताया हुआ कि सर ये क्वेश्चन एलिप्स पे आया हुआ था। अच्छा भाई ए यूनियन इंटरसेक्शन सी, कोई मसले की बात, यानी कि ए यूनियन इंटरसेक्शन सी। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे आ रहा होगा कि भैया ए यूनियन और इंटरसेक्शन सी यार कॉम्प्लीमेंट ना हो, मुझे लग रहा है कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन होगा, बट ए यूनियन इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा, ए यूनियन इंटरसेक्शन सी। या तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में बच्चे ने गलती करी हुई, क्वेश्चन ये आया होगा ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, हो सकता है ये क्वेश्चन आया हो, इट इज अ पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन के आने की। वाइल ए यूनियन इंटरसेक्शन सी, ये मुझे डाउटफुल लग रहा है बच्चे ने कोई गलती करी है, या तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट होता या सी कॉम्प्लीमेंट होता, मुझे लग रहा है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि बेटा 7 बुक्स को अरेंज करना था शेल्फ के ऊपर। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा शेल्फ परमुटेशन क्या होती है, ये रॉ परमुटेशन कहलाती है, और रॉ परमुटेशन बराबर होती है सिंपल एन फैक्टोरियल के। तो 7 बुक्स को अगर आपको रॉ में अरेंज करना है तो बन जाएगा 7 फैक्टोरियल के बराबर, और 7 फैक्टोरियल हमारे पास खुली किताब होता है किसके बराबर होता है 5040 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर था। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चा हमें बता रहा है सर कॉनिक से सेक्शन फंक्शंस एंड लिमिट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यूनियन इंटरसेक्शन, इसके क्वेश्चंस आए हुए थे। देखो मैं आपको यूनियन इंटरसेक्शन वाली जो बात है ना मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्या चीज होगी। आपको जो है ना पता होना चाहिए कि देखो एक फंक्शन होता है यूनियन, एक होता है हमारे पास इंटरसेक्शन, एक होता है माइनस का साइन। ये 3 सिंबल बस याद कर लो। यूनियन का मतलब क्या होता है ऐड करना, सही है ना, दो सेट्स के दरमियान यूनियन का साइन आ जाए इसका मतलब होता है ऐड करना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कभी भी अगर आपके पास दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन आ जाए कॉमन लेना। माइनस
माइनस का कभी भी साइन आ जाए इसका मतलब होता है माइनस द कॉमन पार्ट, यानी कि सब्ट्रैक्ट द कॉमन पार्ट, सब्ट्रैक्ट कॉमन पार्ट, सब्ट्रैक्ट द कॉमन पार्ट एंड राइट फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यूज, सब्ट्रैक्ट द कॉमन एंड राइट फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यूज। ये मतलब होता है हमारे पास किसका, माइनस के साइन का। सब्ट्रैक्ट द कॉमन एंड राइट फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यूज, राइट फर्स्ट सेट वैल्यूज। मैं भी आपको करके भी दिखा देता हूं इसके क्वेश्चन पेपर में कैसे आए हुए थे। एक और बच्चे ने जो मुझे क्वेश्चन शेयर किया था ना, मैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूं। उसने शेयर किया था कि उसके पेपर में आया था कि भाई उसके पास जो है ना, लेट सपोज आपके पास जो है ना यूनियन का क्वेश्चन आया हुआ था, तो भाई अपनी मर्जी से वैल्यू चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सेट ए के अंदर वैल्यूज आ रही है 1 2 3, और सेट बी के अंदर वैल्यूज आ रही है मेरे पास 2 4 5 और 6, सही है ना। और मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट आ रहा है ना, उसके अंदर वैल्यूज आ रही है 1 2 3 4 5 और 6 के बराबर। अब आपको कुछ भी निकालना है यार, आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं ए यूनियन बी करना है, तो भाई अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल के बराबर आएगा। इन दोनों के सेट्स को जब ऐड कर दोगे तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। लेट सपोज मैं कहता हूं कि भैया ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, आपको सिंपल कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करवाना है। क्या करवाना है बेटा, कॉमन पार्ट को आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है। बेसिक चीज है, बच्चों वाली चीज है, क्लियर है बेटा। अच्छा भाई, यानी कि भाई कॉमन पार्ट क्या है मेरे पास, देखो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो मेरा आंसर क्या होगा, सिंपल 2 होगा। नॉर्मल सी बात है, इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन निकालते हैं हम लोग। अच्छा, अगर मैं आपसे कह देता ना कि ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी कॉमन एलिमेंट है ना उसको सब्ट्रैक्ट करवा दो, और जो भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट है सिर्फ उनको रखो, क्योंकि ए पहले आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 और 3 होगा। तो ये क्वेश्चन आज के पेपर के अंदर पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया, आपको मालूम होने चाहिए। ज्यादातर फॉर्मूलाज पूछे हुए थे, अगेन फॉर्मूलाज बहुत आ रहे हैं। एक और चीज जो मैंने आप लोगों को, जो तमाम बच्चे मेरे ग्रुप्स के अंदर ऐड थे, मैंने उनको कहा था कि बेटा डोमेन और रेंज लाजमी तौर के ऊपर तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की याद करके जाओ। साइन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, साइन एक्स साइन इनवर्स की क्या होती है, कॉस की क्या होती है, टेंजेंट की क्या होती है, बात मैंने आपको बताई थी, सही है ना। अच्छा, दूसरे नंबर पे 1357, यार ये तो बहुत ही हलवा पेपर मुझे लग रहा है कि 1357 के बाद जाहिर सी बात है अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर बेटा 11 होगा। अबे जाहिर सी बात है 9 होगा यार, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि सर log x5 का डेरिवेटिव देना था, कोई मसले की बात नहीं है बेटा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है log बेस x5 का अगर आपको डेरिवेटिव लेना है, देखो डेरिवेटिव के अंदर लॉगरिथम का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो आप पहले इस लॉगरिथम को कन्वर्ट करवाओगे ln के ऊपर। लॉगरिथम को ln पे कैसे कन्वर्ट करवाते हैं कि बेटा देखो, जो भी ऊपर वाला फंक्शन होता है ना, ऊपर वाली वैल्यू होती है वो अलग ln के साथ लिखी जाती है, जो भी नीचे वाला फंक्शन होता है वो एक अलग ln के साथ लिखा जाता है। अब आप जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो बेटा देखो ln5 तो कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा, मसले की बात ही नहीं है। ln5 तो बच गया, ln5 क्या है, कांस्टेंट है, पहले आ गया। अब डेरिवेटिव सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय ln x के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सिंपल तरीके से हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ln x के ऊपर। अब देखो, हमें पता है कि ln x को जब नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऊपर जाके ये ln x की पावर में नेगेटिव का 1 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ln5 का ln5, और डेरिवेटिव मैंने भी अप्लाई नहीं करा, आपको करके दिखाऊंगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ln x की पावर में नेगेटिव का 1। अब जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो पावर पहले लिखी जाएगी, फिर पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, और फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो ln x का डेरिवेटिव फाइनली 1 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। और पहले ln5 का ln5 वेर इट इज, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा मेरे पास नेगेटिव का ln5, नेगेटिव का ln5, नीचे डिवीजन में x का x, और आगे ln x की पावर में नेगेटिव का 2 है, इसको भी जब ऊपर से नीचे लेके जाऊंगा तो पावर में पॉजिटिव का 2 बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दोबारा समझा देता हूं कैसे, देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, दोबारा लॉजिक समझ लो किसी को अगर लॉजिक समझ में नहीं आई। कि देखो क्वेश्चन आ रहा था log बेस x फंक्शन 5, आप इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे, देखो लॉगरिथम का डायरेक्टली डेरिवेटिव के अंदर कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल तरीके से लॉगरिथम को कन्वर्ट करवाते हैं ln के ऊपर। कि भाई ऊपर वाला जो फंक्शन होता है वो अलग ln के साथ लिखा जाता है, नीचे वाली बेस अलग ln के साथ लिखी जाती है। अब जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करने के ऊपर गए तो भाई ln5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए पहले आ गई, सिंपल डेरिवेटिव 1 बाय ln x पे अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करोगे, अरे भाई जाहिर सी बात है ना, ln x नीचे डिवीजन में आ रहा है तो आप नीचे से ऊपर लेके चले गए। अच्छा अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करेंगे, गलत काम करेंगे, अक्सर बच्चे यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आप अपना काम खाली लंबा करोगे, टाइम सकर इसको बना दोगे, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, टाइम सकर नहीं है। अक्सर बच्चे गलती क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मुश्किल बना देंगे। और मुश्किल कैसे बनाएंगे बेटा, सिंपल तरीके से वो लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अरे भाई डिवीजन फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब आपके पास ऊपर भी, जब आपके पास ऊपर भी एक फंक्शन हो, नीचे भी एक फंक्शन हो। यहाँ पे ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू है, सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर ले जाके शिफ्ट करोगे तो बेटा आपके पास पावर में -1 हो जाएगा। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला अप्लाई करो, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखोगे, और फिर बेस का डेरिवेटिव ले लोगे। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x,
सिंपलीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। क्या बता रहा है कि सर क्वेश्चन आया हुआ था मैक्सिमम फ्रॉम दी कॉनिक का। अगेन डिपेंड करता है कॉनिक का क्या क्वेश्चन था। मैक्सिमम फ्रॉम दी डेरिवेटिव का, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा। मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था बेटा, डेरिवेटिव्स के अंदर से जो है ना, देखो कुछ टॉपिक्स को स्पेशली तैयार करके जाओ। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आएंगे। जितने बच्चों ने मुझे रिव्यूज दिए, देखो बेटा मेरी प्रेजेंस जो है ना, हो सकता है आपकी फ्रेंड सिर्फ एक कैंपस में बैठे हैं, हो सकता है आप जिस ग्रुप में बैठे वो ग्रुप एक कैंपस तक खाली मौजूद हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे पाकिस्तान का बच्चा आके अपने चीजों को शेयर अप कर रहा होता है। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन को कवर करो। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं 20 तारीख को टेस्ट है, भी क्या कवर करूं? भाई इंटीग्रेशन कवर कर लो। डेरिवेटिव को लाजमी तौर पे अपना बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना के जाओ डेरिवेटिव को, क्लियर है? इसके अलावा लिमिट्स को बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स को लेके जाओ लिमिट्स के। इसके अलावा बेटा फंक्शंस के अंदर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को लाजमी लेके जाओ। सीक्वेंस एंड सीरीज को लाजमी लेके जाओ। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन को पढ़ के जाओ। ट्रिगोनोमेट्री को लाजमी तौर पे पढ़ के जाओ। इसके अलावा आपके पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वेक्टर्स को पढ़ के जाओ। ये टॉपिक्स लाजमी करो, बाकी भी कवर करो, मैट्रिक्स भी कवर करो। उसमें भी आ सकता है हर्मिशन क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, वो भी आ सकता है, मगर इनको लाजमी पहले कवर अप कर लो। दूसरे नंबर के ऊपर याद रखिएगा एक चीज जो आपने अपने जहन में बिठानी है बेटा, वो चीज ये है कि बेसिक मैथ्स के अंदर अलजेब्रा को और बेसिक प्रॉफिट लॉस के प्रॉब्लम्स को लाजमी कवर करके जाओ। परसेंटेजेस के प्रॉब्लम्स कहलाते हैं, मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए। पूरी बेसिक मैथ्स की मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आया टेंजेंट 75 का। अब देखो टेंजेंट 75 के क्वेश्चन को मैं अगर कवर करूंगा तो कैसे कवर करूंगा? अगेन बच्चों वाली चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, मेरे शागिर्दों के लिए आसान है, बच्चों वाली चीज है। कैसे? आप चाहो तो इसको दो तरीकों से वैसे सॉल्व कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर दो तरीकों से कैसे? यार आप चाहो तो इसको 15 की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, ज्यादा आसान है। कि देखो टेंजेंट 75 किसके बराबर होगा? टेंजेंट 75 बराबर होगा अगर मैं 19 में से 15 को माइनस कर दूं, ऐसा ही है ना? टेंजेंट 75 किसके बराबर होगा अगर मैं 90 में से 15 को माइनस कर दूं? एक तरीका तो ये है। यार और कोई तरीका फॉर्म हो सकता है? अगर मैं 75 में से 45 को माइनस करता हूं तो 30 बनेगा। तो ये तरीका भी काबिले कबूल है कि अगर मैं यहाँ पे अपने पास लिखूं, ये वैसे ज्यादा आसान ये वाला तरीका होगा। यहाँ पे ये मेथड फेल हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट 15 आ रहा है ना, अक्सर बच्चे अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकेंगे। तो ज्यादा आसान मेथड ये नहीं है कि अगर मैं 45 ले लूं और प्लस का 30 ले लूं और फिर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। ये क्वेश्चन वैसे बाय द वे कल भी मेरे पास एक बिल्कुल लास्ट शिफ्ट के अंदर बच्चे का क्वेश्चन आया था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और ये क्वेश्चन मैं देन आज फिर देख रहा हूं। तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। सिंपल तरीके से टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करिए। किसके बराबर होगा? टेंजेंट अल्फा प्लस का टेंजेंट बीटा, वन माइनस का टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा, क्या बन जाएगा भाई? ये आप यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना बेटा। फॉर्मूला हम सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई? टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। टेंजेंट प्लस का अगर फॉर्मूला है ना, सॉरी, तो माइनस प्लस का फॉर्मूला, तो प्लस पे ओपन होगा टेंजेंट अल्फा प्लस का टेंजेंट बीटा, और नीचे माइनस का साइन आ जाएगा, वन माइनस का टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास टेंजेंट 45 प्लस का टेंजेंट 30, टेंजेंट 45 प्लस का टेंजेंट 30, और नीचे क्या आ जाएगा? ये मेरा अल्फा एंगल है, मेरा बीटा एंगल है, सही है ना? नीचे हमारे पास आ जाएगा वन माइनस का टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट 30। इसको सिंप्लीफाई करवा लो, ये वाला तरीका ज्यादा आसान है। इस मेथड को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, टेंजेंट 15 बन जाएगा, आपके लिए मसला हो जाएगा वहां पे फिर अप्रोक्सीमेशन पे वैल्यूज को निकालने के ऊपर। तो ज्यादा आसान मेथड है। टेंजेंट 45 बराबर होता है किसके? वन के बराबर होता है, वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग। और टेंजेंट 30 किसके बराबर होता है भाई? वन बाय रूट टू के बराबर होता है, हम सबको ये बात भी मालूम है। तो देखो बच्चों वाली चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। तो टेंजेंट 45 वन होता है, टेंजेंट 30 क्या होता है? वन बाय अंडर रूट थ्री होता है, हम सबको पता है। नीचे क्या आ जाएगा? वन माइनस का टेंजेंट 45 इज वन एंड टेंजेंट 30 इज वन बाय रूट थ्री। सही है ना? सिंप्लीफाई इसको अगर मैं करवाऊंगा तो कैसे करवाऊंगा भाई? सिंपल तरीके से यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट थ्री का रूट थ्री ऊपर आ जाएगा रूट थ्री प्लस का वन, नीचे क्या बन जाएगा? नीचे हो जाएगा रूट थ्री माइनस का वन, नीचे डिवीजन में रूट थ्री का रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया अंडर रूट थ्री प्लस का वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री माइनस का वन। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है cos टू थीटा वाला क्वेश्चन आ रहा है। अगेन बच्चों वाली चीज है, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? भाई हमें पता है cos टू थीटा किसके बराबर होता है? cos टू थीटा के तीन ऑल्दो फॉर्मुलाज होते हैं, बट यहाँ पे चूंकि मुझे नीचे sin थीटा माइनस cos थीटा गिवन है ना, तो यार यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं cos टू थीटा का ये वाला फॉर्मुला अप्लाई कर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो cos टू थीटा की जगह पे क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। और नीचे देखो sin थीटा माइनस का cos थीटा, तो नीचे से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा। नीचे से अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर? cos थीटा माइनस का sin थीटा। इससे फायदा क्या होगा? ऊपर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला
तो बेटा देखो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, कॉस प्लस का थीटा इंटू कॉस माइनस का थीटा। तो यहाँ पे सिंपल ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ताकि नीचे वाली टर्म को कैंसिल आउट कर दे। तो नीचे वाली जो भी वैल्यू आ रही थी उसको क्या कर देगा बेटा, कैंसिल आउट कर देगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सिंपल तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा ब्रैकेट का ब्रैकेट एज इट इज। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा भाई नेक्स्ट एक और बच्चे ने हमें क्वेश्चंस अपने बताए, उसने कहा कि सर 8 से 9 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से थे। तो भाई जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन नहीं करी भी, खुदारा इंटीग्रेशन को लाजमी करो। नेक्स्ट स्टूडेंट बता रहे हैं सर 5 से 6 क्वेश्चन डेरिवेटिव के थे, 2 से 3 क्वेश्चंस कॉनिक्स के थे। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कुछ करो ना करो इनको लाजमी कवर अप करो। अच्छा एक और चीज बता रहा है कि भाई ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन सेट्स के टॉपिक से थे, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था, 2 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थे, सही है ना। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन आउटसाइड अ सर्कल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ये मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था कि अगर एक आपके पास अगर आउटसाइड दी सर्कल से मुझे एक पॉइंट गिवन और मुझे वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करना हो, तो कितने टेंजेंट फॉर्म हो सकते हैं, 2 टेंजेंट फॉर्म हो सकते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये पॉइंट है, तो भाई इस पॉइंट से आप खाली 2 टेंजेंट्स को फॉर्म कर सकते हो सर्कल के ऊपर, तो आंसर 2 होगा। वन क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल टू दी कर्व, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉनिक्स के अंदर, मैंने आपको पढ़ाई भी है बेटा, मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में भी बताया था कि भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने आ जाती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने आ जाती है, सही है ना। बेसिक चीजें, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा बच्चे ने एक क्वेश्चन शेयर नहीं करे, इसने खाली ये बताया हुआ है 5 क्वेश्चन वर फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव पूछा हुआ था एक्स की पावर में एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब देखो इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करने का एक शॉर्टकट होता है, अगर आप मेरे शागिर्द हो, मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया हुआ है फंक्शन की पावर फंक्शन का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पेपर का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कि बेटा देखो दुनिया के अंदर कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए ना, इसको विद इन सेकंड्स के ऊपर सॉल्व करने का एक शॉर्टकट होता है। एक दफा आप अपने क्वेश्चन को एडिटिव लिखोगे, सही है ना, एक दफा अपने क्वेश्चन को एडिटिव लिखोगे, फिर पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसको लिखोगे, डिवीजन के अंदर जो बेस में फंक्शन आ रहा है उसको लिखोगे, ऊपर जाने के बाद बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, फिर आगे प्लस का साइन लगाओगे। अब आप लिखोगे ln का ln, और ln के अंदर जो बेस वाला फंक्शन था उसको डालोगे, और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये क्वेश्चन, ये आपको मैंने अपने डेरिवेटिव के लेक्चर्स के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है, सही है ना, मैंने डेरिवेटिव के अंदर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया हुआ है। तो भाई फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे भी तो यही काम हो रहा है ना, मेरे पास बेस का फंक्शन है एक्स, पावर का फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा भाई, सिंपल तरीके से बन जाएगा एक्स की पावर में एक्स स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा, आगे मेरे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से पावर वाले फंक्शन को लिखोगे, उसको डिवाइड करवा दोगे बेस वाले फंक्शन के साथ, फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो बेस के अंदर एक्स का आ रहा है तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 होगा, फिर प्लस का साइन लगाओगे, आगे ln का ln लिखोगे। अब जो भी बेस वाला फंक्शन है वो इट इज ln का फंक्शन बन जाएगा, और पावर में जो फंक्शन आ रहा था उसका डेरिवेटिव लोगे, पावर में एक्स स्क्वायर आ रहा था उसका डेरिवेटिव 2x होगा। विद इन सेकंड्स के ऊपर आपका आंसर आ जाएगा। बेटा अगर ये शॉर्टकट आपको कोई और टीचर बता देना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा भाई, इसीलिए कहता हूं कि भाई मैथमेटिक्स में हाशिम जाए का फायदा ये होता है। तो भाई ये तमाम चीजें आपको किसी इंस्टीट्यूट में पता नहीं चलेंगी, तमाम चीजें मैं ही आपको साथ से बता रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ, एक एक चीज बड़ी मेहनत से करके, कि भाई आप तमाम लोगों को फायदा मिल सके, आप तमाम लोगों को बात समझ में आ सके। बताओ भाई बात पल्ले पड़ती कि नहीं पड़ती, बात समझ में आती कि नहीं आती, कैसे सॉल्व किया, एक नजर पहले इसको देख लो, फिर मुझे बताना कि बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। तो भाई ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना, शॉर्टकट होती है पावर में आने वाले कभी भी, अगर आपके पास फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए उसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एरर है। ये क्वेश्चन बच्चे ने या तो गलत बताया हुआ है, या इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक कुछ और है, क्योंकि भाई यहाँ पे बच्चा कह रहा है 2 डाइसेस वर रोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिव हेड एंड टूल्स। भाई डाइसेस के अंदर हेड्स और टेल्स नहीं होते, कॉइन्स के अंदर होते हैं, तो आई कैन एज्यूम कि यहाँ पे गलती होगी बच्चे की जानिब से, 2 कॉइन्स की बात की जा रही होगी। अच्छा वैसे भी टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स वर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग कंसेक्यूटिव हेड्स एंड टेल। देखो हमें पता है दुनिया में कभी भी 2 कॉइन्स को अगर फेंका जाए, तो 2 कॉइन्स के अंदर आपके पास क्या केसेस होते हैं, या तो आपके पास हेड हेड होता है, या फिर आपके पास हेड टेल होता है, या आपके पास टेल हेड होता है, या फिर आपके पास टेल टेल होता है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिव हेड्स एंड टेल, यानी कि एक दफा हेड है एक दफा टेल है, या फिर एक दफा टेल है एक दफा हेड है, तो आपके पास कितने केसेस बनते हैं, 2 केसेस फॉर्म होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, 2/4 हो जाएगी। मार्क कर लो इस क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि यार अगर cos π/6 की वैल्यू बराबर है 1/2 के, देखो पहले स्टेटमेंट में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास cos π/6 की वैल्यू बराबर है किसके,
1/2 के। हालांकि हमें पता है cos पाई बाय 6 क्या होता है, √3/2 के बराबर होता है, क्योंकि देखो पाई बाय 6 क्या होता है, 30 डिग्री होता है ना, हमें पता है पाई बाय 6 क्या होता है। अगर आप पाई बाय 6 को बेटा डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है 180 बाय पाई से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 3 18, तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा। हमें पता है cos 30 की वैल्यू 1/2 नहीं होती, मगर एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, cos पाई बाय 6 बराबर है 1/2 के। ओके, आगे कह रहे हैं cos 4 पाई बाय 3 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताने को कह रहे हैं, cos 4 पाई बाय 3 की। अब मुझे दो चीजें यहाँ पे महसूस होती हैं, या तो क्वेश्चन में बच्चे ने गलती करी हुई है, नहीं तो क्वेश्चन अगर ये पेपर में आ रहा है ना तो कोई मसले की बात नहीं है, सॉल्वेबल है। कैसे कि देखो, आपको अगर cos पाई बाय 6 की वैल्यू एग्जामिनर कह रहा है कि 1/2 के बराबर, तो अब वो cos 4 बाय 3 निकालना है, तो पहले तो मैं अपने एंगल को कोशिश करूंगा इस एंगल के बराबर फॉर्म करने की। अब मुझे पता है कि cos पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 है, तो मैं कोशिश करता हूं कि भैया 4 पाई बाय 3 का मतलब क्या है। 4 पाई बाय 3 को अगर मैं पाई बाय 6 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल तरीके से नीचे 6 फॉर्म करने के लिए जाहिर सी बात है बेटा 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2 से डिवाइड करवाऊंगा, तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा ये क्या बन जाएगा, 4 2 8 होता है, तो ये बन जाएगा 8 पाई बाय 6 के बराबर। क्या बन जाएगा, 8 पाई बाय 6, यानी कि मेरे पास 8 टाइम्स अब आ रहा है पाई बाय 6, यानी कि कितनी दफा आ रहा है, 8 टाइम्स 30 डिग्री आ रहा है। यानी कि देखो, मैंने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो बच्चे बैच वाले होंगे उनको मैंने ये वाले क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, तो अगर मैं 8 टाइम 30 डिग्री रखता हूं तो इसका क्या मतलब होगा, 30 30 30, यानी कि भैया सिंपल तरीके से क्या बनेगा, 30 30 30, 8 टाइम्स रखना है 30, फिर आगे क्या है, पाई बाय 6 30 डिग्री के बराबर होता है ना, 30 30 30 3, फिर 6, फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर 30, फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर 30, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं 6 के में वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो देखो cos 4 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने सिंपल तरीके से इसको जब मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 करवाया तो ये क्या बन गया, 8 पाई बाय 6। तो 8 पाई बाय 6 का मतलब क्या है, 8 टाइम्स 30 डिग्री। तो देखो जरा और से बात समझो, अगर मैं क्वाड्रेंट्स को अपने आप बनाता हूं, मुझे पता है एक क्वाड्रेंट के अंदर कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है, तो 30 30 30, यानी कि एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, फिर 30 30 30 एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी के दो 30 के बाद मेरा एंगल कहीं यहां पे फॉर्म होगा, तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो आंसर आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर आएगा, यानी कि मेरा आंसर cos 30 का आंसर जो एग्जामिनर ने कहा है 1/2 के बराबर है। मगर ये कैसा होगा, नेगेटिव का हाफ होना चाहिए। ये कैसा होगा, नेगेटिव का हाफ होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है ना, ऑल सिली टॉम कैट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर नेगेटिव का हाफ होना चाहिए मेरे नजदीक तो। क्योंकि देखो और कोई लॉजिक नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको टेंजेंट 11 पाई बाय 4 पे सॉल्व करवाए हुए हैं, कि एक दफा नस्ट के अंदर फास्ट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, टेंजेंट 11 पाई बाय 4, उसकी लॉजिक बिल्कुल सेम ये वाली लॉजिक होती है। तो चूंकि मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको ये लॉजिक बता रहा हूं कि देखो यहाँ पे बच्चे ने कोई फंबल हो सकता है किया हुआ, बट अगेन यही लॉजिक यहाँ पे फॉर्म हो रही है कि देखो, कोई भी बच्चे जब पेपर देकर आता है, किसी बच्चे को भी सारे क्वेश्चन याद नहीं रहते, ऑब्वियसली सी बात है, बच्चा क्वेश्चन शेयर करता है, तो एज अ टीचर भाई फिर हमारी नॉलेज के ऊपर होता है, हम आपको किस तरीके से वो नॉलेज पेनिट्रेट कर रहे हैं। भाई मेरे नजदीक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि ये इसका आंसर होगा, उसके पीछे अगर आप लॉजिकली सोचो ना, कि यार ये वाला क्वेश्चन मैं अपने शागिर्दों को मैं बताता रहा हूं, करवाता रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स के अंदर, कि बहुत दफा क्वेश्चन आ चुका है टेंजेंट 3 पाई बाय 4 का, लेट्स सपोज क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन एक दफा पेपर में आया था टेंजेंट 3 पाई बाय 4, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व ऐसी इसी पैटर्न पे करते हैं, कि देखो एक 45 यहां पर है, फिर एक 45 पे क्वाड्रेंट, क्योंकि 45 45 90 बनता है ना, अगला 45 क्या होगा यहाँ पे, तो भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टेंजेंट 45 बराबर होता है 1 के, हमें पता है, मगर आंसर होगा नेगेटिव का 1, क्यों, क्योंकि बेटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव में। तो मेरे नजदीक ये यहाँ पे एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करके दिया हुआ था, तो मेरे नजदीक इस क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव का हाफ बनता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज, मैं आपको बात मजीद समझाता हूं अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए, मैं कहता हूं आपके पास क्वेश्चन आ रहा है टेंजेंट का 7 पाई बाय 4, तो कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन आ चुका है नस के अंदर, फास्ट के अंदर, तो भाई 7 पाई बाय 4 का मतलब क्या है, देखो 2 पाई बाय 4 के ऊपर एक क्वाड्रेंट एंड हो रहा है, फिर 2 पाई बाय 4 पे क्वाड्रेंट एंड हुआ, 4 हो गए, फिर आपके पास क्या है, आपको 7 तक जाना है, तो 4 ये हो गए, फिर 2 पे ये एंड हो जाएगा, फिर 2 पे क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। तो हमें पता है 2 यहां पे गए, 2 यहां पे गए, 2 यहां पे गए, 6 बन गए, 6 बन गए ना मेरा बेटा, तो हमारे पास जो सातवां 45 डिग्री होगा ना, वो इधर लाई करेगा, सातवां 45 डिग्री, सही है। और मुझे पता है चौथे क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या होगा, टेंजेंट 45 का नेगेटिव का 1 होगा इस क्वेश्चन का। ये इस तरीके से सॉल्व होता है, सही है ना, बात समझ में आ रही है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन आ रहा है साइन 5 पाई बाय 4, कैसे सॉल्व करोगे, हमें पता है साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये बराबर होती है 1/√2 के, सही है ना। अब साइन 5 पाई बाय 4 आ रहा है, तो देखो एक पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री ना, दो 45 डिग्री ने ये क्वाड्रेंट भरा, दो 45 डिग्री ने ये क्वाड्रेंट भरा, तो जो पांचवा 45 डिग्री होगा वो इधर लाई कर रहा होगा, नॉर्मल सी बात है, पांचवा 45 डिग्री इधर लाई कर रहा होगा। और साइन 45 इधर कैसा होगा, जाहिर सी बात है साइन 45 थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है साइन थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो आंसर होगा नेगेटिव का 1/√2। ये इस तरीके से सॉल्व होता है। तो मेरे नजदीक इस क्वेश्चन में यही लॉजिक अप्लाई, सेक्शन में लाजमी बताइएगा लॉजिक आपको कैसी लगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फंडामेंटल पीरियड ऑफ सेक। अब हमें मालूम है कि भैया हमारे
हमारे पास साइन का और कॉस का पीरियड क्या होता है बेटा, ये होता है 2 पाई के बराबर। जाहिर सी बात है साइन का और कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, वाइल ऑन दी अदर एंड टेंजेंट का फंडामेंटल पीरियड होता है पाई। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, उसका पीरियड भी 2 पाई होगा। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक, उसका पीरियड भी 2 पाई होगा। वाइल टेंजेंट और कॉट का जो पीरियड होता है वो पाई के बराबर होता है। ने दिया हुआ कि सीरीज कुछ इस तरीके की थी, बच्चे ने सीरीज सही लिखी भी नहीं है वरना मैं सॉल्व करवा देता, तो बच्चे ने कहा कुछ इस तरीके की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा कहता है क्वेश्चंस फ्रॉम द इमेजेस विद द रोटेटिंग एरोज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड टाइटल अल्टरनेटिंग कलर्स। तो भाई ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी मैराथन में कवर करवा दिए थे। मोस्टली क्वेश्चंस फ्रॉम द शेप हैविंग द शेडिंग के क्वेश्चंस आ रहे थे। क्वेश्चंस वर लाइक टी वाई वाई, कोडिंग के क्वेश्चंस आ रहे थे। 4 से 5 क्वेश्चंस वर टेबल लाइक। तो बेटा यहाँ पे बच्चे ने जो है ना फनकारी कही हुई है, बच्चे ने माशाल्लाह से, बड़ी बात है, इसने पेपर भी शेयर कर दिया, वरना बहुत सारे बच्चे तो पेपर भी शेयर नहीं करते ना, तो मैं बच्चे को कभी ब्लेम नहीं करता मैं। तो भाई उसने आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बताई, उसने कहा कभी टेबल के इस तरह के क्वेश्चन थे मेरे पास, ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे जराए से पेपर्स मौजूद है, मैं आपको वो बता दूंगा। इस कॉन्सेप्ट में बच्चा क्या बता रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चंस वर लाइक वन ट्रायंगल गिवन विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड द बेस वैल्यू वाज आल्सो गिवन, वी हैव टू फाइंड द अदर कॉर्नर एंगल। अच्छा ये क्वेश्चन वैसे मैंने आगे करके बताया हुआ है, मैं बता देता हूँ भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। यानी कि आपके पास बच्चा कह रहा है कि भाई एक 90 डिग्री का ट्रायंगल गिवन था आपको एक क्वेश्चन के अंदर, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि 90 डिग्री का आपको ट्रायंगल गिवन था, आपको बेस की वैल्यू बताई हुई थी, सही आपको बेस की कोई ना कोई वैल्यू बताई हुई थी, और एग्जामिनर ने दूसरा कोई भी एंगल आपसे पूछ रहा था, तो ये फाइंड हो सकता है। एवरेज का क्वेश्चन आ रहा था, जैसे मैंने आपको बताया एवरेज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एवरेज को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इस फॉर्मूले का सवाल कर रहे होते हैं। वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम इन विच एक्सेलरेशन वाज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। तो बच्चों वाली चीज है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा हमारे पास जो पेपर आ रहा है इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि 15% ऑफ व्हाट इज 50। ये वैसे बाय द वे कल की लास्ट शिफ्ट का पेपर था। तो भाई 15% ऑफ व्हाट इज 50, यानी कि देखो 15% ऑफ व्हाट, यानी कि 15% किसका 50 के बराबर है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो लेट सपोज 15% ऑफ एक्स इज 50, मैं कह देता हूँ सही है ना, 50% ऑफ एक्स इज 50। तो 15% का मतलब क्या है, 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स का एक्स इक्वल टू के बाद 50 का 50। सिंप्लीफाई करवा दो बेटा, कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे, यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 15 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, आपके पास सिंपल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी बेटा, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15। तो 5 3 ज़र 15 हो जाएगा और 5 10 ज़र 50 हो जाएगा। फिर हमारे पास फर्दर क्या बनेगा, ये मेरे पास बन गया x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 3। डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आप इसको एलसीएम पे लेके जाओगे, 1000 अंदर रखोगे, 3 को बाहर रखोगे, जाहिर सी बात है 3 3 ज़र क्या होता है, 9 होता है, ऑब्वियसली सी बात है एक कैरी जाएगा, फिर आपके पास ऊपर से एक जीरो आ जाएगा, अगेन 3 3 ज़र 9 होता है, फिर यहाँ से क्या होगा, एक कैरी आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा, 3 3 ज़र 9 होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है आपके पास एक कैरी आ जाएगा, तो ये आपके पास फनकारी चलती जाएगी। तो यानी कि क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 333.33333, यानी कि 15% ऑफ 33.3333 इज 50। तो ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर मजे की बात कर रहा है, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और उसका गलत आंसर लगा कर आएंगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है अहमद बाइज 2 टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस, 5 ऑरेंजेस फॉर ₹1 एंड 10 ऑरेंजेस फॉर ₹3। अक्सर बच्चे समझेंगे कि भाई यहाँ पे एक ऑरेंज की आपको प्राइस गिवन है 1, नहीं, अक्सर बच्चे क्या करेंगे, सर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें और 10 ऑरेंजेस ₹3 के लिए, तो भैया सिंपल तरीके से 10 3 30 हो जाएगा, तो टोटल प्राइस मेरे पास आ जाएगी सिंपल तरीके से 35 के बराबर। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, अहमद बाइज 2 टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस, 5 ऑरेंजेस फॉर ₹1, यानी कि 5 ऑरेंजेस उन्होंने ₹1 के खरीदे, 5 ऑरेंजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे एक सिंगल ऑरेंज की प्राइस निकालनी है तो मैं सिंपल तरीके से 1/5 करूंगा। सिमिलरली 10 ऑरेंजेस अगर ₹3 के उन्होंने खरीदे हैं, तो मुझे अगर एक सिंगल ऑरेंज की प्राइस चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं सिंपल तरीके से, चूंकि ₹10 के उन्होंने लिए ना, तो मैं सिंपल तरीके से 3 को ऊपर रखूंगा, 3 डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, क्योंकि भैया 3 ऑरेंजेस उन्होंने सॉरी 10 ऑरेंजेस उन्होंने ₹3 के लिए, तो अगर मुझे एक ऑरेंज की प्राइस है 3 डिवाइड बाय 10 कर दोगे, यहां से जो भी आपका आंसर आएगा वो आपके पास ऑरेंजेस की प्राइस का आ जाएगा। आप क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल मैथ से बेटा, एक ऑरेंज का आंसर मेरे पास कितने के बराबर होगा, तो ये सिंपल तरीके से आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 2 1 ज़र 2 प्लस का 3 5 2 ज़र 10, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल 5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2। यानी कि बस एक और क्वेश्चन आया था, इस बच्चे ने बताया था कि इस क्वेश्चन के अंदर पेपर में आया था, इफ अ शॉपकीपर सेल्स समथिंग एट द कॉस्ट प्राइस एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट यूजेस द फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसकी लॉजिक को समझ लीजिएगा, बेसिक मैथ्स का बड़ा मजे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है ना,
लोग चोरी करते हैं। आपने देखा होगा अगर पुराने जमाने के अंदर आप किसी दुकान के अंदर जाओ ना, किसी बड़ी मार्ट में ना, जो किसी नॉर्मल दही की दुकान पे चले जाओ, उन्होंने क्या करा होता था, जो उनके पास नॉर्मल तराजू होते थे ना, उसके अंदर वो चोरी करते थे। यानी कि उसके अंदर वो नॉर्मल वेट को ज्यादा करके आपको दिखा देंगे और आपसे जो है ना उसके मुताबिक प्राइस चार्ज करेंगे, और दो आपको सामान कम देंगे। तो सेम तरह की एग्जांपल आ रही है कि एक शॉपकीपर है, वो चार्ज जो कर रहा है ना, वो फॉल्स वेट के हिसाब से कर रहा है 900 ग्राम के, मगर ओरिजिनल वेट क्या था 1 kg का। कहता है प्रॉफिट परसेंटेज वो कितना कमा रहा है इस तरीके से। अब देखो लॉजिकली बात समझो, आपको मालूम है कि यार ट्रू वेट आपको कितना गिवन है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर ट्रू वेट दिया हुआ है कि भैया वो शॉपकीपर का जो ओरिजिनल वेट बनता था उस चीज का, कितना बनता था 1 kg। और फॉल्स वेट आपके पास कितना है, फॉल्स वेट आपके पास है 900 ग्राम का। कितना है, 900 ग्राम का, नॉर्मल सी बात है। अच्छा अब देखो बेटा, हमें पता है सबसे पहले तो आपको एक ही यूनिट यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम को रख सकता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि वो शॉपकीपर जो है ना, फॉल्स वेट के ऊपर कॉस्ट प्राइस को चार्ज कर रहा है। ट्रू वेट कितना है 1 kg का, और फॉल्स वेट कितना है 900 ग्राम का। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है। तो बेटा प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करने का मैथ्स के अंदर एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि भाई जो भी आपका ट्रू वेट होगा उसमें से आप फॉल्स वेट को माइनस करवाते हो, नीचे डिवीजन के अंदर आप फॉल्स वेट लेते हो और उसको मल्टीप्लाई करवा देते हो 100 के साथ। चूंकि क्वेश्चन में कुछ क्वांटिटीज केजी में थी, कुछ ग्राम में थी, हमने सबको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। सही है ना बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। अब आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, आपको पता है ट्रू वेट कितने के बराबर है, ट्रू वेट बराबर है 1000 ग्राम के, माइनस फॉल्स वेट कर दीजिए 900 का, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, फॉल्स वेट 900 का मल्टीप्लाई बाय 100 का 100। तो भाई इस 100 से पूरा का पूरा 900 क्या हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर 1000 में से जब 900 जाएगा तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, 100 डिवाइडेड बाय 9 परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो बेटा, 100 डिवाइडेड बाय 9 को लिखने का एक और तरीका क्या होगा आपके पास, 11 इंटू 1/9 का। भाई ये बहुत बेसिक चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई देखो 11 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है 11 9 किसके बराबर होगा, 99 के बराबर होगा, प्लस का 1 क्या बन जाएगा आपके पास, 100 डिवाइड बाय 9 बन जाएगा। तो 100 डिवाइड बाय 9 को हम इस फॉर्मेट के ऊपर भी लिख सकते हैं, मैंने फास्ट की मैराथन के अंदर बेसिक फ्रैक्शन वाली चीज आपको बताई थी। तो एग्जामिनर आगे कहता है कि भाई 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द लॉगरिथम। कोई पेपर आ रहा है, इस पेपर के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कोसेक इनवर्स एक्स इनवर्स का डेरिवेटिव बताइए। मजे का क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करेंगे इसको प्रॉपर्ली। कैसे कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया कोसेक इनवर्स एक्स इनवर्स का डेरिवेटिव बताइए। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सिंपल कर लो ना। इस क्वेश्चन को इतना मुश्किल करके सॉल्व करने की जरूरत क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। भाई एक्स इनवर्स का मतलब क्या है, एक्स इनवर्स का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय एक्स, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लीजिए। डेरिवेटिव लेना आप तमाम लोगों को मैंने सिखाया है। कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय जो भी आपका फंक्शन आ रहा है, एक दफा बाहर लिखोगे, फिर अंडर रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर। तो फंक्शन क्या है 1/x है, उसका स्क्वायर लोगे, फिर आगे माइनस का 1 एडिट। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके आप फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, यानी कि एक्स इनवर्स का 1/x का डेरिवेटिव लोगे। तो क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 1/x का 1/x एज इट इज अंडर रूट के अंदर। देखो भाई सिंपल तरीके से अंदर एलसीएम ले लो बेटा, स्क्वायर 1 पे भी आएगा, स्क्वायर एक्स के ऊपर भी आएगा। जब मैं एलसीएम लूंगा तो इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है, तो सिंपल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आप एलसीएम लोगे, सिंपल तरीके से ये आपके पास एलसीएम लेने पे टर्म्स आ जाएंगे। सही है ना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करवाऊं तो क्या बन जाएगा, और एक्स इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हमें पता है एक्स इनवर्स का डेरिवेटिव होगा पावर फॉर्मूला, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो -1 से -1 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सही है ना। अच्छा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, ऊपर वाला 1 का 1 एडिट इज, नीचे डिवीजन में 1/x का 1/x एडिट इज। अब ये रूट दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा, रूट एक दफा जाएगा आपके पास 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के ऊपर, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे मेरे पास जब रूट एक्स स्क्वायर के ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर का रूट सिंपल एक्स हो जाएगा, और एक्स की पावर -2 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। सही है ना। अच्छा हमें मालूम है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी नीचे अगर डिवाइड हो रही हो, नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर सिंपल तरीके से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका फाइनल 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 आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कैसे सॉल्व किया, दोबारा पूरी लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखो आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा था, कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का 1 डिवाइड बाय फंक्शन, फिर अंडर रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का 1। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेंगे। तो बेटा देखो ये 1/x तो बाहर एडिस मौजूद है, यहाँ पे जब आपने अंदर क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो भाई एलसीएम कैसे लोगे, जाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफिकेशन करवाओगे। अब अंडर रूट दोनों टर्म्स के ऊपर जब जाएगा तो रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के ऊपर भी जाएगा, रूट एक्स के ऊपर स्क्वायर के ऊपर भी जाएगा। रूट जब एक्स स्क्वायर के ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, अब ये नीचे एक्स स्क्वायर बन गया। एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी मैथ्स में अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। और यहाँ पे क्या हुआ कि देखो 1/x का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव लोगे, सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, पावर फॉर्मूला, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से माइनस करके फंक्शन को लिखोगे,
और फिर सिंपल तरीके से बेस का डेरिवेटिव लोगे, लास्ट के अंदर ये एक्स स्क्वायर ऊपर वाले एक्स स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा ये। तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था एलन कॉस एक्स का डेरिवेटिव, बच्चों वाली चीजें मैंने आपको बताई भी। एलन कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल तरीके से एलन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला एक दफा डिवीजन फंक्शन लिखोगे और फिर आगे फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास सिंपल नेगेटिव का साइन x। तो भाई नेगेटिव का साइन बाय x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का टेंजन x। सिंपल इज दैट, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। टेंजन x का डबल टाइम डेरिवेटिव पूछ रहा है, बच्चों वाली चीजें बताई भी है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर fx की वैल्यू आ रही है cos x के बराबर, 0 से लेके π/2 की रेंज है, तो भाई cos 0 किसके बराबर होता है, हमें पता है cos 0 बराबर होता है 1 के, वाइल ऑन दी अदर हैंड cos π/2 यानी कि cos 90 किसके बराबर होता है, cos 90 की वैल्यू होती है आपके पास सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे 0 के बराबर। तो आपकी रेंज यानी कि 1 से लेकर 0 के दरमियान की है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, अच्छा ये पूछना चाह रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। भाई फंक्शन मेरा अगर cos x आ रहा है, तो भाई cos x के अंदर अगर मैं देखो 0 डालूंगा ना, तो मुझे आंसर 1 का मिलेगा। अगर मैं इसके अंदर अल्लाह भला करे 45 डिग्री डालूंगा, तो 45 डिग्री होता है 1/√2 के बराबर, 1 से कम हो रही है वैल्यू। अच्छा भाई अगर मैं 60 डिग्री डालता हूँ, cos 60 बराबर होता है 1/2 के, कम हो cos 60 डालता हूँ तो बेटा 1/2 आंसर आएगा। सिमिलरली अगर मैं cos 90 डालूंगा तो देखो आंसर क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। तो देखो आपकी वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, सिंपल इज डेट। sin 5 थीटा कैन बी रिटन एज, इस क्वेश्चन को मैंने कल की क्लास में करवाया था। क्वेश्चन आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट एंड ए क्यूब बराबर है ए के, तो बताइए ए इनवर्स किसके बराबर होगा, डज नॉट एग्जिस्ट के, ए स्क्वायर के, ए क्यूब के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो भाई इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दी है कि ए क्यूब देखो अगर ए के बराबर है तो यहां से अगर आप ए को कॉमन लोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, या तो आपके पास ए की वैल्यू 0 के बराबर होगी जो कि ऑब्वियसली टेक्निकली पॉसिबल नहीं है उसमें इनवर्स का होना, तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस का 1, और 1 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, आपका ए इनवर्स बराबर होगा सिंपल ए स्क्वायर के। इसको चेक कर लीजिएगा, ये इस क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का p इज इक्वल टू एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस का 1, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू टू बैलेंस द इक्वेशन। ओके, अगर मेरे पास लेट सपोज ये इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का p, और यहाँ पे x प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन ऑर्डर टू बैलेंस द क्वेश्चन के अंदर जो है ना ऑप्शंस मैटर करते हैं। आपके ऑप्शंस क्या आ रहे हैं उन्हीं की बेसिस के ऊपर हम पी और क्यू की वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं कि भाई किसके ऊपर मेरी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रही है, किसके ऊपर मेरी इक्वेशन सिमिलर आ रही है। तो अगेन ये क्वेश्चन इक्वेशन हिट एंड ट्राई मेथड का क्वेश्चन आ रहा है आपको, क्योंकि पी और क्यू की मुझे भी वैल्यूज ही नहीं पता कि भाई ऑप्शन के अंदर क्या थी, तो उसके ऊपर ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। वंस आई हैव द वैल्यूज, वंस वी हैव द वैल्यूज, तो उसके ऊपर हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। उसके बगैर तो आप ऑब्वियसली इसको आप कुछ भी कर लो, आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपके पास पी एंड क्यू की वैल्यूज नहीं है, तो हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, यू कैन नॉट इवन कंसीडर एनी वैल्यूज ना, कि पी और क्यू की आपको वैल्यूज ही नहीं पता, तो आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने अगेन लास्ट क्लास में करवा दिया था, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से y इज इक्वल टू एक्स वाला, इसको मैंने रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस ऑफ इन सेंटर पूछा हुआ है, ये चीज मैंने मैराथन में आपको बताई भी थी कि भाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3, इन सब की फॉर्मुलाज आपको याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथम के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई एक लॉग है जिसकी बेस में x आ रहा है, ऊपर आ रहा है 0.1 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 1/3, कहता है इसके अंदर x की वैल्यू बताओ। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, एक शॉर्टकट को याद रखिएगा, मैंने शॉर्टकट आपको बहुत दफा बताई हुई है कि भाई ये क्वेश्चन ये ना, ये वाला फंक्शन ध्यान में रखो। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है बेस फंक्शन प्रॉपर्टी, इसमें होता क्या है कि जो भी आपका फंक्शन होता है ना उसको आप इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखते हो, जो भी बेस में वैल्यू होती है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है, और जो इक्वल टू के इस तरफ वैल्यू होती है उसकी पावर में जाती है। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 के। अब देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास जो भी बेस वाली वैल्यू है ना, जाहिर सी बात है, और जो भी फंक्शन वाली वैल्यू है, पहले तो आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। अब जो फंक्शन वाली वैल्यू है, क्या कहता है बेस फंक्शन प्रॉपर्टी आपसे, जो भी फंक्शन में वैल्यू आ रही है उसको आपने इक्वल टू के इस तरफ रखना है, इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद जो बेस में वैल्यू आ रही होगी, जो भी बेस में वैल्यू आ रही होगी वो हमेशा इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है, और इक्वल टू के दूसरी तरफ जो वैल्यू होगी वो इसकी पावर में जाएगी, नॉर्मल सी बात है, बच्चों वाली चीज है।
अब देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। याद रखिएगा मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स आपसे कहता है कभी भी मैथ्स के अंदर जो है ना, अगर आप एक टर्म को दूसरी तरफ भिजवाते हो तो जाहिर सी बात है वो टर्म क्या हो जाती है, दूसरी तरफ जाके पावर हमेशा रेसिप्रोकेशन की फॉर्म में लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है एक्स की पावर में 1/2 इक्वल टू के बाद 4 है, तो भाई अगर मैं 1/2 को दूसरी तरफ पावर को अगर आप दूसरी तरफ भिजवाओगे ना तो पावर हमेशा एक रेसिप्रोकेशन की फॉर्म में जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा। लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है एक्स की पावर है 1/7 इक्वल टू के इस तरफ मौजूद है 8, अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए ना, अगर आप कभी भी पावर को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो ना बेटा, पावर रेसिप्रोकेशन की फॉर्म में जाती है, तो क्या बन जाएगा 8 की पावर 7। सिमिलरली देखो जब मैं नेगेटिव के 1/3 को दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.1 की पावर के अंदर नेगेटिव का 3। सिंपल इज दैट भाई, सिंपल तरीके से 1/3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपके पास 3 बन जाएगा ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 0.1 की पावर में नेगेटिव का 3। तो अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो क्या बेटा देखो पावर में भी नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो इसको आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के ऊपर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो पावर में साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास पावर में प्लस का 3। अब मुझे पता है 1/0.1 क्या होता है, देखो डेसिमल को रिमूव करने के लिए अगर आप राइट हैंड साइड पर डेसिमल को शिफ्ट करते हो तो अपोजिट साइड पे 1 के बाद उतने जीरो आ जाते हैं, तो 0.1 का मतलब क्या है 10, जाहिर सी बात है, और 10 की पावर क्यूब बन जाएगा। 10 की पावर क्यूब का मतलब है आपका आंसर होगा सिंपल 1000 के बराबर। बच्चों को देखने में कितना मुश्किल लग रहा होगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन, हालांकि बच्चों वाली चीज है यार। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है x परसेंटेज ऑफ 99 इज 66। अब देखो सेम चीज आ रही है यार, अब की बारी में एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है, x परसेंटेज ऑफ 99 इज 66। खुद सोचो पहले क्या था अब क्या था, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते। एग्जामिनर कह रहे हैं x परसेंटेज ऑफ 99 इज 66, यानी कि भाई तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ 99 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, 66 के बराबर है, तो बताइए कितनी परसेंटेज है वो, आपको ये सॉल्व करना है भाई, आपको खुद से करना है, मैं नहीं बताऊंगा इसको, इसको खुद से सॉल्व करो ना। x परसेंटेज ऑफ 99, x परसेंटेज ऑफ 99 किसके बराबर है, 66 के बराबर है, तो निकाल लो यार, क्या मसले की बात है इसके अंदर, भाई सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। 66 डिवाइड बाय 99 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, सिंपलीफिकेशन करवाओगे आंसर आ जाएगा। टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले थे, अगर 5 बंदे इतनी देर में ये काम कर रहे हैं तो ज्यादा बंदे कितनी देर में काम करेंगे। सेम काम मैंने आपको वर्क एंड टैंक की जो बेटा मेरी लेक्चर है ना वर्क और टैंक वाला, उसको लाजमी तौर पे कवर कर लीजिएगा, अगर आप बेसिक मैथ्स की तैयारी कवर करना चाह रहे हैं वहां से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चे ने पूरा नहीं लिखा हुआ है, बच्चे ने से लिखा हुआ है 5 बंदे इतनी देर में काम कर रहे हैं, तो बताइए ज्यादा बंदे कितनी देर में काम करेंगे, सारी चीजें मैंने करवाई भी हैं। 2 क्वेश्चन थे उसमें फिगर देकर पूछा हुआ था, 3 साइड्स की लेंथ थी और शायद एंगल बताना था, तो भाई सिंपल तरीके से अगेन ट्रायंगल का क्वेश्चन आ रहा है, एक सर्कल से बाहर किसी चीज का एंगल बताना था, बच्चों वाली चीज है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम वन पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल, बच्चों वाली चीज है, अगेन सिंपल है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट का। सोनियम एंटोनियम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट आया हुआ था। अ चाइल्ड एंड अ लेडी इज टुगेदर, द चाइल्ड मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ द लेडी, कल की तरह का क्वेश्चन आ रहा है। 69 पॉइंट, अच्छा ये बच्चे ने अपना एग्रीगेट बताया, सॉरी यार। सम ट्रू रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अगर बराबर होंगे उनका कॉन्सेप्ट आया था। मैराथन वाला क्वेश्चन आया हुआ था, देखो भाई मैराथन मैंने आपसे कहा है, मैराथन इज समथिंग इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा भाई ये क्वेश्चन मैंने देखा था, ये एक ग्रुप में चल रहा था, तो मैंने सोचा था इसको सही करवाऊंगा। भाई ये क्वेश्चन बच्चे ने गलत सॉल्व किया हुआ है। आप लोग जो देखो, मैं बेतहाशा ग्रुप्स के अंदर बैठा हुआ होता हूँ, मेरे 4 से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर पब्लिक होता है जो अक्सर लोगों को पता होगा, बाकी मेरे व्हाट्सएप नंबर पब्लिक भी नहीं होते। तो भाई मैंने एक ग्रुप पे देखा था, एक क्वेश्चन चल रहा था, भाई ये क्वेश्चन गलत सॉल्व किया हुआ है, जिसने भी आपको सॉल्व करके दिया हुआ है क्वेश्चन गलत सॉल्व हुआ हुआ है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, पावर जब हाफ की पावर जब ये सेक के ऊपर जाएगी ना तो ये 2 कैंसिल आउट कर देगा। इस बच्चे ने अंडर रूट के ऊपर सॉल्व किया हुआ है, अरे अल्लाह के बंदे ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा ना, तो इतनी लंबी करने की जरूरत है। एक यूट्यूब की किसी वीडियो से निकाल के मुझे शेयर किया था, तो ये क्वेश्चन एक आया हुआ था, उसका सॉल्यूशन गिवन है, सिंपल आपके पास सीरीज आ रही है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, तो आप उसको देख सकते हैं। किसी बच्चे ने मुझे शेयर किया तो मैंने साथ ही इसको भी, तो मेरे लिए बेटा एक ये सीरीज का क्वेश्चन सीक्वेंस का क्वेश्चन भी आया हुआ था, अगेन बच्चों ने मुझे निकाल के दिया तो मैंने शेयर कर दिया इसको भी, कि आप इसको बैठ के देख लीजिएगा। ये भी आ रहे हैं, मगर देखो ये 5A वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी लास्ट मैराथन के अंदर कवर करवा चुका हूं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बताने की इसको नीड नहीं पड़ेगी। 5A वाला क्वेश्चन वही है जो मेरी मैराथन में आ रहा है। ये भी अगेन आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो भाई ये पेपर क्लियर नहीं है। एक और क्वेश्चन था कि सम ऑफ इन्फिनिटी इज गिवन एज 100 डिवाइडेड बाय 9, और आगे बच्चे का सारी चीजें मिसिंग चल रही हैं। ट्रिगोनोमेट्री इंटीग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉनिक सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। पे क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, मुझसे पढ़ा जा रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था सेलर हैज 80 एप्पल्स, यानी कि एक सेलर है उसके पास 80 एप्पल्स मौजूद हैं। ही सेल्स 35% ऑफ हिज एप्पल ऑन द फर्स्ट डे, देन ऑन द सेकंड डे ही सोल्ड 6 एप्पल,
एप्पल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द अनसोल्ड एप्पल्स। अनसोल्ड एप्पल्स की परसेंटेज निकालनी है, तो ये इसकी इस तरीके से निकाली जाएगी। मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कि देखो सेलर ने आपके पास क्या काम करा है, सेलर ने 35% एप्पल को पहले दिन बेचा है, सही है ना। सो भाई मैं क्या कह सकता हूं कि भाई टोटल उसके पास अगर 80 एप्पल थे, तो 80 का 35% कितना बनता है, 0.35 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे 28 आ जाएगा। यानी कि पहले दिन जो उसने अपने एप्पल्स को सेल आउट करा है 28 करा है। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो मैंने एक शॉर्टकट आपको बताई भी है कि आप 100 में से 35 को माइनस करो, उसको डायरेक्टली 80 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो अनसोल्ड एप्पल्स का आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। ये काम भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट अगेन बेसिक स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। कि भाई स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने क्या करा कि भाई देखो एक सेलर के पास 35% एप्पल उसने पहले दिन बेचे हैं, तो उसको टोटल एप्पल्स कितने थे, 80। तो भाई देखो 80 को 0.35 से मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि सोल्ड एप्पल 28 है। तो 80 में से अगर आप 28 को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 80 में से अगर मैं 28 को माइनस करता हूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास आंसर आएगा 52 का। यानी कि 52 एप्पल्स अभी तक सेल आउट नहीं हुए पहले दिन के एंड पे। देन सेलर ने 6 एप्पल्स बेचे सेकंड डे के ऊपर, तो भाई 28 प्लस का 6 क्या बन गया, यानी कि पहले दिन 28 बेचे थे, दूसरे दिन 6 बेचे हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा हुआ है ना सेकंड डे 6 बेचे, तो उसने टोटल डायरेक्टली निकाल लिया। तो यानी कि देखो सिंपल तरीके से 52 में से मजीद 6 को माइनस कर दो, उससे भी आंसर वही आएगा, याद रखिएगा उससे भी आंसर वही आएगा। तो 52 माइनस का 6 ये भी आपको 46 ही देगा बेटा। 52 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे ना तो ये भी 46 ही आएगा। तो भी मेरी लॉजिक जो है ना आपको थोड़ी शॉर्टकट वाली भी एक होती है, आप शॉर्टकट को अप्लाई कर लो कि देखो सिंपल तरीके से। अच्छा इसको एक और तरीके से वैसे कर सकते थे बाय द वे, कैसे कि आप डायरेक्टली जैसे मैंने कहा ना 100% में से 35 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात है यार 3 जाएगा तो आपके पास 765 बचेगा। यानी कि 100 में से अगर मैं 35 को माइनस करता हूँ 65 बचेगा। 0.65 को डायरेक्टली अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई करवा दूं, 65 परसेंटेज को अगर मैं डायरेक्टली 80 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ जाएगा 52। तो मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा अनसोल्ड एप्पल्स का। और फिर अनसोल्ड एप्पल्स में से मजीद अगर मैं 6 को माइनस करवा दूं तो आंसर क्या आएगा, 46 ही आएगा। अब चूंकि परसेंटेज आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे कि भाई अनसोल्ड एप्पल्स की कितने टोटल अनसोल्ड एप्पल्स हैं, 46 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 80 मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दो कि आंसर आ जाएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द टीचर टू द स्टूडेंट रेशियो इज 5:4। यार ये अगेन मैराथन का क्वेश्चन है, मैंने मैराथन में करवाया हुआ है आपको। टीचर टू द स्टूडेंट रेशियो वाला क्वेश्चन था, मैराथन में मैंने कवर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई फोकस की वैल्यू दी हुई है 2,3 के बराबर, इक्वेशन और डायरेक्टिक्स गिवन है। इस तरह का क्वेश्चन था। अगेन ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की मैराथन में बताया था। दूसरे क्वेश्चन में हाइपरबोला का क्वेश्चन आ रहा है, एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। अच्छा एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई एग्जामिनर कह रहा है। पे एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि अंडर रूट के अंदर x-4 की डोमेन बतानी है। तो भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 की डोमेन बतानी है। कैसे निकालोगे, सिंपल तरीके से आप डोमेन निकाल सकते हो। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 के लिए आप तमाम इनइक्वालिटीज को चेक कर लोगे, उसके बाद आप इसकी डोमेन निकाल लोगे। ये इसका पूरा सोल्यूशन मौजूद है, मैंने डोमेन एंड रेंज के लेक्चर में सारी चीजें पढ़ाई भी हैं आप लोगों को। तो डोमेन एंड रेंज के लेक्चर्स लाजमी तौर पे ले लीजिए अगर आपने नहीं लिए हुए, तो ये मैंने डोमेन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया किस तरीके से निकाल रहे होगे। खैर जैसे बाकी क्वेश्चंस भी आए हुए और बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है टेंजेंट अल्फा बाय 2 किसके बराबर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। 2 sin 75 17 sin 15 का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई 2 इंटू साइन 75 इंटू साइन 15 का, ये एक बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है। सरकमफेरेंस इज 16 इंचेस एंड आगे क्वेश्चन मिसिंग है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आपको साइड्स गिवन है, आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। आपको एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का दो साइड्स और एक एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। हसनैन जिसकी मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, हसनैन हसनैन जो कि माशाल्लाह से मेरे जो भी मेरा ऑनलाइन वर्क होता है उनको भी माशाल्लाह से वो हैंडल कर रहे होते हैं। तो आज उनका फास्ट का टेस्ट था, तो ये उनके टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। तो भाई उन्होंने बताया कि उनके आईक्यू के उनके पेपर में ये सीरीज आई हुई थी 121 144 169। आई गेस बच्चों वाली सीरीज है, साफ तौर पे दिख रहा है बेसिक स्क्वायर की सीरीज आ रही है। तो भाई बच्चों वाली एक सीरीज आई हुई थी, फास्ट कराची का ये पेपर है लास्ट वाला। और देन ये वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आईक्यू के पेपर में करवाए हुए हैं कि भाई इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल में फॉर्म हो रहा है, फिर ये ट्रायंगल हो रहा है, देखो रोटेट हो रहा है ट्रायंगल। तो भाई पहले देखो, पहले उल्टा था, फिर इस तरह हुआ, फिर इस तरह हुआ। नेक्स्ट के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 20, आगे 9 आ रहा था, फिर आगे मैं नंबर कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर आगे 27 था, फिर आगे 81 था, यानी कि ये सीरीज आ रही थी। तो यार देखो अगर मैं इस 4 को इग्नोर कर दूं, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 27 होता है 3 का क्यूब, और 81 होता है 3 की पावर 4। तो भाई यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, तो अगर मैं इस 4 के बाद के देखूं ना, तो 4 के बाद तो मेरे पास 3 का टेबल चल रहा है, तो भी सिंपल यहाँ पे फिर 3 मिसिंग है, तो यहाँ पे सिंपल 3 आना चाहिए मेरे नजदीक, सही है ना। अच्छा ऑड वन आउट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, बर्गर पिज्जा ब्रॉड एंड कोल्ड ड्रिंक। ब्रोड, ये क्या लिखा हुआ है ब्रोड, तो ब्रोड या तो भाई ब्रॉड क्या है ये, कोल्ड ड्रिंक पिज्जा बर्गर,
या ये हो सकता है यार इसने सैंडविच लिखा हो या कुछ और लिखा हो सकता है यार मेरी कोई मिस्टेक हो गई हो। लेट मी चेक। ब्रॉड, ब्रॉड कोई अल्फाज होता है, कोई लफ्ज होता है ब्रॉड। ब्रॉड, ब्रॉड हो सकता है यार इसने कुछ सैंडविच लिखा हो, कोई चीज लिखी हो। कोल्ड ड्रिंक वैसे ये सारी खाने की चीजें आ रही हैं, कोल्ड ड्रिंक एक पीने की चीज आ रही है, तो ये भी ऑड वन आउट हो सकता है। अगेन मुझे इस लफ्ज का पता नहीं है भाई, हो सकता है यार ये कोई ऐसा लफ्ज हो जो मेरी डिक्शनरी में ना मौजूद हो, या मैं सही ना पढ़ रहा हूँ, तो भाई हो सकता है कि भाई ये सारी खाने की चीजें आ रही हैं और ये आपके पास ड्रिंक करने की चीज, ये आपका ऑड वन आउट होगा। अदरवाइज सारी बाकी खाने पीने की चीजें ये आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज आ रही है तो ये आपका ऑड वन आउट होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि सर ए प्लस बी की वैल्यू गिवन थी √6 और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन थी √2, तो ए डॉट बी की वैल्यू पूछी हुई थी। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। सिंपल तरीके से अगर मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है ना कि ए प्लस बी की वैल्यू आ रही है √6 के और ए माइनस बी की वैल्यू आ रही है √3 के, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करवाऊं इक्वेशंस को तो ये बन जाएगा 2a और ये बन जाएगा √6 माइनस का √3, सही है ना। तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √6 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 2। हमें पता है कि 6 क्या होता है, √6 हमारे पास होता है बराबर 2 3 6 होता है ना। तो ये बन जाएगा √2 इंटू √3, क्योंकि 6 होता है 2 3 6 माइनस का √3 इंटू 2। मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हो जाए तो सी बात है बेटा। अगर मैं √3 को ऊपर से कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा मेरे पास √2 माइनस का 1 और नीचे डिवीजन में 2 आएगा, तो ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। इसको उठा के अगर मैं अब किसी भी इक्वेशन में डालूं तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से। तो अगर मैं लेट सपोज इक्वेशन में ए की वैल्यू को डालूं तो ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है √3 इंटू √2 माइनस का 1, नीचे डिवीजन में आ रहा है 2 माइनस का बी इक्वल टू के बाद √3। तो भाई ये टर्म यहाँ पे माइनस हो रही है, वहां पे प्लस हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, √3 यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास √3 इंटू √2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 2 √3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि भाई मैंने एलसीएम डायरेक्टली ले लिया ना। तो बी की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी √3 अंडर रूट। सिंपल तरीके से क्या आ जाएगी बी की वैल्यू, यार बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, अल्लाह भला करे किसके बराबर, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी सिंपल तरीके से √3, फिर आगे आ रहा होगा √2 माइनस का 1 माइनस का 2 √3, नीचे डिवीजन में 2 का 2, ये बी की वैल्यू आ गई। तो एग्जामिनर ए डॉट पी आपसे पूछ रहा था, तो भाई ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है मेरे पास √3 इंटू √2 माइनस का 1 और नीचे डिवीजन में 2 का 2। बी की वैल्यू है मेरे पास, अगर मैं यहां से भी √3 को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा √3 का √3 और अंदर क्या आ जाएगा √2 माइनस का 1 माइनस का 2। ये आपके पास बी की वैल्यू आ रही होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। वैसे ऑप्शन से सॉल्व करना ज्यादा आसान था, बट चलो ऑप्शन हमें गिवन नहीं है तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। नीचे आ जाएगा 2 2 4, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है बन जाएगा सिंपल 3, और √2 माइनस का 1 जाके भी ये भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपस के अंदर ना। ये कंप्लीट टर्म ये आपके पास आ जाएगा √2 माइनस का 1 एज इट इज, और यहाँ पे -1 माइनस का 2 ये आ जाएगा माइनस का 3। तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से √2 माइनस का 3। तो अगर मैं अब इन दो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो भी फाइनल आंसर होगा वो इजीली आप निकाल सकते हो। √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, √2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू √2 माइनस का √2 एरिटिस का एरिटिस, आगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, क्योंकि माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा ना, नीचे 4 का 4 एरिटिस। सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 का 3/4, ये आ जाएगा 2 प्लस का 3 5 बन गया, और 3 √2 में से जब √2 को -3 नेगेटिव का √2, ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 4 √2। ये मेरा सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगेन डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, तो मैंने आपको अपने पास टेंजेंट इनवर्स साइन ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, कोई मसले की बात नहीं है भाई। फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है तो भाई टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन का स्क्वायर। देखो मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन आ रहा है ई की पावर में साइन एक्स, और फिर आगे जाके इस पर्टिकुलर फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लोगे, तो ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस का ई की पावर में साइन एक्स। ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है, एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को लिखते हो और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा कॉस एक्स के बराबर, तो ये आपका आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा आपके ऑप्शंस क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने बहुत दफा आप लोगों को बताया हुआ है, इसकी एक शॉर्टकट भी मैंने आप लोगों को सिखाई थी बाय द वे। जो बच्चे मुझसे तालीम हासिल करते हैं ना, देखो फायदा ही आपको ये होता है, यहाँ पे मैंने आपको इनकी इंटीग्रेशन, बल्कि इंटीग्रेशन का मैंने
मैंने वो लेक्चर यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, अपने इंटीग्रेशन का डिटेल लेक्चर। उसके अंदर मैंने आपको इन साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, कभी भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आ जाए, मैंने आप तमाम लोगों को इसकी एक बड़ी मजे की शॉर्टकट सिखाई थी कि बेटा देखो, कभी भी साइन स्क्वायर का अगर क्वेश्चन आ जाए ना इंटीग्रेशन पे, अभी लिमिट्स को डालो भाड़ में, भाई इसका एक शॉर्टकट होता है डायरेक्टली, ना कि आप बैठ के ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करो और फिर सिंप्लीफाई करो, इसका एक शॉर्टकट है डायरेक्टली, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन में डायरेक्टली शॉर्टकट। सिंपल तरीके से एक दफा लिखोगे 1/2x, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर सिंपल तरीके से 1/2 लिखोगे। जो भी देखो, जहां पे जो भी चीज तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे इस केस में सिंपल 1 है, तो सिंपल 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिखोगे, एक दफा ऊपर जाओगे, जो वैल्यू यहां पे डाली है सेम यहां पे डालोगे, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का विद इन सेकंड्स के ऊपर। समझना चाहते हो शॉर्टकट को? चलो मैं शॉर्टकट को अलग से आपको समझा देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे का फायदा ही हो जाए ना यार, मेरा क्या जा रहा है भाई। लेट सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर 4x का, इसको विद इन सेकंड्स पे सॉल्व करने की बेटा शॉर्टकट होती है, सिंपल तरीके से 1/2 लिखोगे, 1/2 हमेशा लिखा जाएगा, एक्स का एक्स लिखोगे, माइनस का साइन, अगर साइन का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन लगाओगे, फिर 1/2 का 1/2 लिखोगे। अब देखो, जो भी एंगल यहाँ पे तुम्हारा मल्टीपल है ना, जो भी तुम्हारा एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 8 बन गया, ऊपर जाओगे, साइन का साइन लिखोगे, जो वैल्यू यहाँ पे डाली है सिंपल यहाँ पे डालोगे, तुम्हारा पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, चुटकी बजा के आंसर आएगा प्लस के सी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉस कॉस स्क्वायर 3x पे क्वेश्चन को ओपन करना है, कॉस के अंदर सेम फॉर्मूला ओपन होता है, बट माइनस की जगह पे क्या होता है, प्लस पे ओपन होता है, तो क्या बन जाएगा, देखो 1/2 का 1/2, एक्स का एक्स प्लस का साइन, फिर 1/2 का 1/2, जो भी आपके एंगल का मल्टीपल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 बन गया, आगे जाओगे साइन का साइन, और अगेन देखो, जो भी तुम्हारा यहाँ पे तुमने वैल्यू डाली है सेम वो तुम्हारा एंगल बन जाएगा, 6x प्लस का सी आपका आंसर आ गया। उसके पीछे लॉजिक क्या होती है भाई, ये शॉर्टकट बन कैसी होती है, आपको याद होगा, कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर को आप ओपन करते हो, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है ना बेटा, सिंपल तरीके से किस पे ओपन करते हो, आप इसको ओपन करते हो 1 माइनस का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और कॉस को, अगर कॉस का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो कॉस हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री पे किस पे ओपन होता है, ये ओपन होता है 1 प्लस के साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर। बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट है बेटा, तो मैंने अपने बच्चों को शॉर्टकट सिखाई हुई होती है। तो खैर, ये क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास, तो भाई अब जब आपने ये अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन, अब आप इसकी लिमिट्स को अप्लाई कर दोगे, लिमिट्स आपके पास आ रही है π/4 और नेगेटिव का π/4, कोई मसले की बात नहीं है, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और नेगेटिव का π/4। तो भाई सिंपल तरीके से क्या करना है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो यार मैं इसको इधर ही करके दिखा दूं, मैं आपको इधर अलग से करके दिखा देता हूँ, इसको मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी हमारे छात्र को। मैं इसको बल्कि इधर ही करके दिखा देता हूँ, चलो इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, इन चीजों को मैं रब कर देता हूँ ताकि मेरी जगह बन जाए, सही है ना। अब देखो, इसको मुझे सिंप्लीफाई अगर करना है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप डालोगे तो ये बन जाएगा 1/2। अच्छा एक काम करते हैं ना, जितना कांस्टेंट वैल्यू इसको कॉमन ले लो, पहले आप 1/2 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये बन जाएगा x माइनस का सिंपल 1/2 इंटू साइन 2x का साइन 2x, और आगे लिमिट आपकी π/4 और नेगेटिव का π/4 है। अब इसमें अप्लाई कर दो, लिमिट्स को डाल दो, क्या मसले की बात है, बच्चों वाली चीज है बेटा ये तो। क्या बन जाएगा, 1/2 का 1/2, अपर लिमिट आ रही है मेरे पास π/4 माइनस का 1/2, और साइन 2 का 2, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4 का π/4, फिर माइनस का साइन, अगली बारी में आप लोअर लिमिट को डाल दोगे, अगली बारी में क्या करोगे मेरे बेटे, आप लोअर लिमिट को सिंपल तरीके से डाल दोगे। मैंने इसको रब कर दिया ताकि जगह हमारे पास बन जाए, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से एक्स का एक्स, एक्स की जगह पे लोअर लिमिट आएगी ना, सॉरी, एक्स की जगह पे आप लोअर लिमिट को डाल दोगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का π/4 माइनस का 1/2 का 1/2, और अगेन साइन 2 के अंदर अब की बारी में नेगेटिव का π/4 चला जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। मुझे पता है भाई ये क्या बन जाएगा, साइन π/2 बन जाएगा, साइन 90, यहाँ पे देखो साइन 90 बन जाएगा, साइन 90 बराबर होता है किसके, 1 के, साइन नेगेटिव का 90, 2 जब π/4 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है अगेन साइन नेगेटिव का π/2, और साइन नेगेटिव का π/2 यानी कि नेगेटिव का 90 किसके बराबर होगा, नेगेटिव के 1 के, सिंप्लीफाई करवा दो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों वाली चीजें फ्रैक्शन तो खुद से कर लोगे ना। एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर इंटीग्रेशन अगेन लिमिट्स आ रही है भैया 5 और 2 की, और एग्जामिनर कह रहा था कि इसको सॉल्व करके बताओ, ये भी बच्चों वाली चीज आ रही है कि भाई 1/5 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, पहले आ गई, सिंपल तरीके से आपकी लिमिट्स क्या है, 5 और 2 की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स पे अप्लाई हो रही है। हमें पता है एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी सिंपल तरीके से एक्स की पावर में क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और अब फाइनली लिमिट्स को अप्लाई कर दोगे, अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच वन इज द ग्रेटेस्ट, 33 इंटू 1/3% और 4/15 और 0.35। यार सब में परसेंटेज था या सिर्फ एक में था, ये देखना पड़ेगा, चलो मैं करके बता देता हूँ। अगर तो मेरे पास ये आ रहा है ना क्वेश्चन 33 इंटू 1/3%, तो भाई परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमेशा डिवीजन में 100 आता है, तो ये तो फिर बड़ा छोटा नंबर बन जाएगा। 33 इंटू 1/3 का मतलब क्या है, ये बन जाएगा 3 3 9,
तो 99 बन जाएगा। 33 इंटू थ्री का मतलब क्या है? सिंपल तरीके से अगर मैं 33 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 99 प्लस का 1, ये बन जाएगा मेरे पास 100 डिवाइडेड बाई 3। और चूंकि परसेंटेज के अंदर है ना 33 इंटू 1/3 था, तो ये परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमेशा क्या होता है, डिवीजन में 100 आता है। तो डिवीजन में जब 100 आएगा तो इसका मतलब है नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, तो यानी कि ओरिजिनली ये 1/3 मौजूद है। ओके। अच्छा, 4/15 आ रहा है आपके पास एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आ रही है 0.35। एग्जामिनर कह रहा है विच वन इज द ग्रेटेस्ट। देखो, डिवीजन के अंदर जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना, ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी होती है, तो इसके चांसेस तो कम है। अगर मैं 0.35 को भी सिंप्लीफाई करूं तो 0.35 सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, डेसिमल को जब मैं आगे भेजूंगा तो नीचे 1 के बाद उतने जीरो आ जाएंगे। तो 5 35 जार 5 7 जार इज 35, 5 2 जार 10, और जीरो का जीरो आ गया, सही है, तो 7/20 आ गया। तो ये देखो इसके अंदर भी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू 1/3 है, यानी कि 1/3। देखो, हमेशा याद रखिएगा फ्रैक्शन के अंदर डिवीजन में जितनी छोटी वैल्यू नीचे होगी ना, ओवरऑल आपका आंसर उतना बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने लिखता हूँ 1/2, मैं आपके सामने लिखता हूँ 1/4, मैं आपके सामने लिखता हूँ 1/16। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1/2 है, क्योंकि देखो फ्रैक्शन में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है, ओवरऑल आपका आंसर उतना छोटा होता है। तो देखो खुद सोचो, 4/15, 7/20 और 1/3 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी ओवरऑल? तो भाई सबसे बड़ी वैल्यू 1/3 आपको देगा, क्योंकि इसके फ्रैक्शन में जो वैल्यू है छोटी आ रही है। तो मजे का क्वेश्चन था भाई, ये तो मजे का क्वेश्चन था। मैराथन पे से क्वेश्चन करवाए हुए हैं। एग्जामिनर कह रहा है ई इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड पी इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, देन पी यूनियन ई। अच्छा भैया, मसले की बात ही नहीं है। मजे का क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि भाई ई तुम्हारे पास तमाम प्राइम नंबर्स का सेट आ रहा है, और ई तुम्हारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ दुनिया में अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में आए, उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जैसे आपके पास 2 एक प्राइम नंबर है, 3 आपके पास एक प्राइम नंबर है, 5 आपके पास एक प्राइम नंबर है, 7 आपके पास एक प्राइम नंबर है, आपके पास 9 नहीं आपके पास 11 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। 1 के सिर्फ एक फैक्टर होता है, 1 के दो फैक्टर्स नहीं होते। प्राइम नंबर के लिए दो फैक्टर्स होना कंपलसरी है। वाइल ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स आपके पास होते हैं 1 3 5 7, आपके पास सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो भाई इनका जब इनका आप यूनियन करोगे तो जाहिर सी बात है ऐड कर दोगे तमाम नंबर्स को। तो भाई उसके अंदर जाहिर सी बात है 1 भी ऐड होगा, 2 भी ऐड होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा। डिपेंड करता है ऑप्शंस के। ऑप्शंस तो मुझे नहीं पता। क्वेश्चन आ रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक शेयर करा है, इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बेसिकली ये गिवन था, क्वेश्चन गिवन था लॉग जिसकी बेस में 4 आ रहा है, फंक्शन एक्स का आ रहा है। नीचे डिवीजन के अंदर एक ऐसा लॉग है जिसकी बेस में 2 आ रहा है, फंक्शन एक्स आ रहा है। अक्सर बच्चे क्या करेंगे, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सर दो लॉग्स डिवाइड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नहीं, अरे अल्लाह के प्यारे बंदे, वो कब अप्लाई करते हैं बेटा? वो फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही है और पहले लॉगरिथम आ जाए। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, हमने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है? मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ कि देखो, दुनिया के अंदर एक बेसिक बेस पावर फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये लॉग ए इंटू बी किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा लॉग सी इंटू बी डिवाइडेड बाय लॉग सी इंटू ए, जो हम एल एन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं ना, लॉगरिथम जो एल एन पे कन्वर्ट करते हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कि देखो हमारे पास जो ये लॉग 4x आ रहा है ना, मुझे पता है 2 का मल्टीपल है, तो अगर मैं इसको चेंज करवाना चाहता हूँ तो कैसे चेंज करवाऊंगा? भाई मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, लॉग एक बेस में 2 आ रहा है, पावर में x आ रहा है। सिमिलरली एक ऐसा लॉग जिसकी बेस में 2 आ रहा है और पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि देखो, जो मैंने आपको बात बताई थी कि देखो अगर मैं इस लॉगरिथम को ब्रेक करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, कि भाई जो भी मुझे यहाँ पे बेस में नंबर चाहिए मैंने उसको रखा, एक दफा फंक्शन ऊपर वाले लॉग के साथ आएगा और जो इसकी बेस थी वो नीचे वाले लॉग के साथ आ जाएगी। सिंपल है। तो ये मेरे पास लॉग 4x की वैल्यू होगी। तो अब मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अपने यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लॉग बेस 2x, नीचे डिवीजन में अब ये वाले दो लॉग्स आ जाएंगे, एक लॉग 2 इंटू 4 आ गया और एक लॉग 2 इंटू एक्स आ जाएगा। क्लियर है? बेसिक चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। अब देखो, मैं इसको जब सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर जाऊंगा ना बेटा, तो कैसे करवाऊंगा? हमें पता है कि भैया लॉग बेस 2 और 4 किसके बराबर होगा? जाहिर सी बात है भैया, हमारे पास यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि देखो ये डायरेक्टली उसका मल्टीपल आ रहा है, 2 के बराबर होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या बन गया? ये बन गया लॉग 2x, और नीचे क्या आ गया, 2 का 2 इंटू लॉग 2x का 2x। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि देखो कभी भी अगर आपका बेस पावर का मल्टीपल होती है, सिंपल तरीके से वहां पे वो नंबर आ जाता है, सिंपल दैट। तो आपका सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको एक और मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो ना। आपको वो लॉजिक भी दे देता हूँ कि लेट सपोज अगर कहीं पे लिखा हुआ लॉग बेस 2 पावर 4, तो भाई मैं पावर को चेंज करवा देता हूँ ना, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लॉग बेस 2 का स्क्वायर होता है ना 4, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये वाला 2 क्या है, पहले चला गया, तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 2 2। log 2 2 क्या हो जाएगा
जाएगा 1 के बराबर, सिंपल 2 बचेगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। सही है ना? इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल 2 के बराबर हो जाएगा। दैट्स द थिंग। तो भाई ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस थे जो हमारे पास सिंपल तरीके से फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 9th ऑफ जुलाई को पूछे गए थे। आई होप ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत लेट ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट आई वाज़ क्वाइट बिज़ी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काफ़ी सारे इंतज़ार करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे वेट करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे इस इंतज़ार के अंदर होते हैं कि सर आप सॉल्व करवाएँगे तो हमारा फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज़। तो अपने दोस्तों से लाज़मी शेयर करिएगा। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया